चलिए अब पिछले दो पार्ट्स में आपने 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। अब इस पार्ट में हम लोग थर्ड पार्ट में, इस वीडियो के थर्ड पार्ट में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 और 7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। तो जब भी कभी रेशियो की, अनुपात की बात आती है तो हम लोग उस पर एक एक्स और एक्स कुछ इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति की आय 9x है और दूसरे व्यक्ति की आय 7x है। अब इसी प्रकार पहले व्यक्ति का खर्च, क्योंकि ऊपर x ले चुके हैं, तो 4y और 3y। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि जो उसकी प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता है, यानी कि जितना वो उसकी आय है और जो खर्च करता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचत मिल जाएगी। यानी कि हमने क्या किया, 9x में से 4y सब्ट्रैक्ट किया, 2,000 हो गया पहले वाले की, और दूसरे वाले की 7x में से 3y सब्ट्रैक्ट किया, वो भी 2,000 रुपये बचा लेता है। अब हमें x और y का मान पता लगाना है, उसके बाद हम उसकी मासिक आय पता लगाएंगे। तो ये हमारे पास दो समीकरण आ गई हैं। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहली समीकरण को हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं और दूसरी समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे। तो पहली समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9×3 = 27 और 4×3 = 12 और 3×2 = 6। उसी प्रकार जो दूसरी समीकरण है उसको हम 4 से गुणा करते हैं, 28x 12y और 8,000। अब दोनों समीकरण को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो -x बराबर -2000, -x बराबर -2000। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2000। जब x का वैल्यू मिल गया तो y का वैल्यू ढूंढना बहुत आसान है। आप किसी का मान, यानी कि x का मान 2000, समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख सकते हैं। मैंने 1 में रखा है। तो 9 × 2000 - 4y = 2000। ठीक हो गया। ये 9 × 2000 आपके इस तरफ आ गया, -18,000। तो -4y = 2000 - 18,000, यानी -4y = -16,000। माइनस माइनस कैंसिल और 4 नीचे आ जाएगा, तो 4,000। तो x और y हमें दोनों मिल गए। हमें पहले व्यक्ति की आय चाहिए, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 9x, यानी कि 9 × 2000 18,000। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की आय जो हो जाएगी 3y, यानी कि 3 × 4000 = 12,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 26, जिसका आंसर है 18,000 और 12,000, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय इतनी होगी। अब इसी में 26 में ही आपका एक क्वेश्चन अथवा के रूप में दिया हुआ है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल क्या होगी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल अगर आप जाओगे तो आपकी चाल घट जाती है, और धारा के अनुकूल जाओगे तो चाल बढ़ जाती है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो बोट की चाल आपको दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, और दूरी ध्यान रखिए 24 किलोमीटर है दोनों स्थिति में। धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं x। अब धारा, क्योंकि यहाँ पे समय का खेल है, 1 घंटा अधिक लेती है, तो दोनों में ही हम लोग समय को पर ध्यान देंगे कि माना धारा के प्रतिकूल लिया गया समय t1 है और धारा के अनुकूल लिया गया समय t2 है। तो सबसे पहले धारा के प्रतिकूल की तरफ चलते हैं और उससे टाइम t1 निकालते हैं। तो धारा के प्रतिकूल चाल कितनी थी, मैंने क्या बताया था अभी, घट जाती है 18 - x, और दूरी उतनी ही है। और आपको पता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है 24 और चाल कितनी है 18 - x। उसी प्रकार धारा के अनुकूल जो चाल होगी 18 + x, दूरी बराबर 24, तो t2 बराबर 24/18 + x। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ था, प्रश्न वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, यानी कि t1 का मान t2 से 1 ज़्यादा होगा। मतलब अगर धारा के अनुकूल उसको 2 घंटा लगता है तो वहाँ पर 1 घंटा लगेगा प्रतिकूल में। ठीक है 3 घंटा लगेगा, सॉरी, बढ़ जाएगा टाइम। तो अब यहाँ में आपने t1 और t2 की वैल्यूज़ रखनी है, 24 18 - x, 24 18 + x। ठीक है। अब बाकी हमने सॉल्व करना है 24
आपका यहाँ से कॉमन लेकर के इसके हर में चले गया, ताकि सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। आपने 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स लॉसो ले लिया, और ये 18 प्लस एक्स एक से गुणा हो जाएगा, तो ये 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स यहाँ इससे गुणा होगा, तो चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। ये प्लस 18 और ये प्लस माइनस 18 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक्स बचेगा 2x, और ये 24 था वो यहाँ ऊपर आ गया, तो 2x इंटू 24, और ये 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स उधर चले जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 48x 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ये द्विघात समीकरण बन गई। 18 का स्क्वायर 324, बाकी सब इधर आ गए। तो ये द्विघात समीकरण को हल करना आप जानते हैं। तो x प्लस 54 और x माइनस 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के दो मूल आएंगे। x बराबर माइनस 54 और x बराबर 6। x बराबर माइनस 54 नहीं हो सकता क्योंकि चाल नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही उत्तर होगा आपका, x बराबर 6। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई पता लगाइए और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चित्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। तो ये आपकी जो चौड़ी सड़क थी, इसके दोनों तरफ ए बी और पी के दो खंभे हैं जिनकी लंबाई समान है। आपने कोई एक बिंदु ले लिया इनके बीच में ओ, ठीक हो गया। कुल दूरी दी हुई थी 80, तो यहाँ से यहाँ तक आप x मान लें और यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स। आपके पास दो त्रिभुज होते हैं, एक ये एक एक करके दोनों को लेंगे। तो पहले त्रिभुज ए बी ओ में tan 30 का मतलब, tan का मतलब लंब बट्टे आधार, लंब है ए बी और आधार है ओ बी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 h 80 माइनस एक्स, ये 80 माइनस एक्स इधर आ गया और ये √3 इधर चले गया। ये पहली समीकरण हो गई। अब आपको दूसरी समीकरण कहाँ से मिलेगी? दूसरी समीकरण आपको मिलेगी ओ पी क्यू त्रिभुज से। तो ओ पी क्यू त्रिभुज में हमने tan 60 लगाया, अगेन लंब बट्टे आधार पी क्यू बट्टे ओ क्यू, √3 h/x, ये x इधर चले गया और यहाँ पे अब हमारे पास एक और दो समीकरण आ गई। आप किसी का मान भी किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ने क्या करेंगे, h का मान जो x√3 है वो पहली समीकरण में रख देंगे। तो h बराबर x√3 का मान समीकरण एक में जब हम रखेंगे तो क्या होगा, 80 माइनस एक्स x√3 यानी इस h की जगह, यहाँ पे ये जो h था इसकी जगह हमने क्या रखा है, x√3 रखा है। तो x√3 अब √3 मिल करके क्या बन जाएंगे, 3x। ये x इस तरफ आ जाएगा तो जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का है, तो यहाँ जुड़ जाएगा 4x। तो x बराबर आ गया 20 मीटर। तो x बराबर 20 मीटर, ये तो ये दूरी आ गई x बराबर 20। हमें क्या चाहिए, h भी तो चाहिए। तो h कहाँ से मिलेगा, h आप दूसरी समीकरण देखिए, दूसरी समीकरण है x√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 20√3, यानी कि आपने x का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। इसी का एक पार्ट और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 का ही, कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनयन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये आपकी एक बहुमंजिल भवन हो गई, ये है बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन ये हो गई। और दूसरा जो है आपका ये सीढ़ी, ये एक भवन है, ऊंचे भवन है। अब आप यहाँ से खड़े होकर के इसके शिखर को देख रहे हो और इसके पाद को देख रहे हो। तो एक शिखर और इसके पाद को देखने पे जो कोण बन रहे हैं, एक 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री का बन रहा है। तो इसके लिए आप त्रिभुज एक ये लेंगे और एक ये त्रिभुज लेंगे जो बड़ा वाला है। सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, ए बी सी त्रिभुज, इसमें tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी। ठीक है, ए बी हो गया लंब, बी सी हो गया आधार। तो tan 30 1/√3 और ए बी h-8/x। h-8 क्यों हुआ, देखिए ये 8 मीटर है तो ये भी 8 होगी यहाँ से यहाँ तक। अब चूंकि ये पूरी h है तो इसमें h में से इस 8 को हमें हटाना होगा। ठीक है, तो ये h-8 तब हुआ, और ये x है तो ये भी सीधी सी बात है x होगी। ठीक है, तो अब 1/√3 h-8/x, तो x
इधर गुणा हो जाएगा, h माइनस 8 √3 यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार अब आप दूसरा त्रिभुज लेंगे जो ए ई डी है, तो बड़ा है ए ई डी, ये है ए ई डी। इसमें ए ई कितना है, h है, और ई डी कितना है, x है, और ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 डिग्री यानी कि लंब बट्टे आधार ए ई बट्टे डी ई, tan 45 का मान a होता है, इसका मान h और इसका मान x, तो x उधर चले जाएगा यानी x का मान कितना हो गया, h। अब हमारे पास फिर से दो समीकरण, एक समीकरण ये और दूसरी समीकरण ये आ गई। हमने निकालना दोनों ही है, x और h दोनों ही निकालना है। अब चूंकि x और h बराबर हैं तो किसी एक का मान निकालेंगे, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। एक काम करते हैं कि ये जो h है, x का मान जो h है वो यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे, जबकि होना चाहिए था समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा, हमने इस x की जगह ये h रख दिया है, h माइनस 8 √3। अब इसको थोड़ा हल करते हैं h √3 माइनस 8 √3, h √3 माइनस h बराबर 8 √3। दोनों में h कॉमन है तो h कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 यानी h हमको मिल चुका है 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन हमें यहाँ परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण आप लोग क्लास 9 में सीख चुके हैं, √3 + 1 और √3 + 1। ऊपर वाले को हम लोग ऐसे रहने देते हैं और नीचे वाले में a + b a - b का सूत्र जब हम लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर यानी a² √3 हो गया 3, तो 3 - 1 ठीक है हो गया। तो ऊपर आ गया आपका 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, और 2 से 8 कटा तो क्या बचा हमारे पास 4 √3 और √3 + 1। अब चूंकि मैंने क्या कहा था, जो h का मान है वही x का मान है, तो h और x बराबर हो गए। इस √3 को आप अंदर गुणा कर सकते हैं, √3 3 और इस √3 को 1 से गुणा करेंगे √3। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है, क्वेश्चन नंबर 28 ये त्रिभुज से है और इस बार बहुत लंबे समय बाद पाइथागोरस प्रमेय पूछी गई है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय ही है, पाइथागोरस थ्योरम असल में, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि एक समपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो करने का तरीका क्या है कि हमें दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज जिसमें B जो है 90 डिग्री है, और सिद्ध करना है AC² बराबर AB² + BC²। यहाँ हम लोग एक रचना करते हैं, BD पर एक AC पर एक लंब BD डालते हैं। अब हमने इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ कैसे करना है, इसमें आप ABC और ABD, एक बार एक छोटा त्रिभुज लेंगे और एक बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो ABC बड़ा त्रिभुज, उसके साथ एक छोटा त्रिभुज ABD, दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए हम लोग कोई दो चीज़ ढूंढते हैं, समरूप सिद्ध हो जाता है। तो ABC और ABD में एंगल B और एंगल D, यहाँ पर ये एंगल B और ये एंगल D मैंने इस तरफ वाला नहीं लेकर के ADB लिखना चाहिए या ADB, ठीक है। दोनों 90-90 डिग्री के हैं। उसी प्रकार एंगल A और एंगल A क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। समरूप सिद्ध होने के बाद हम लोग ने उनके भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात लिखना है। देखिए कभी भी आपने त्रिभुज अगर बनाया है, कोई एक त्रिभुज का नाम लिख लीजिए ABC, दूसरा ABD यहाँ पर बनाना है, तो एंगल A कॉमन हो गया और एंगल B एंगल D 90 डिग्री है और ये B हो जाएगा आपका ABD, ठीक हो गया। ये AB और ये D, एंगल B और एंगल D इक्वल है, एंगल B और एंगल D इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका ABC, AB ये B यहाँ, D यहाँ, B यहाँ, ठीक हो गया। तो AB अपॉन AD और AC अपॉन AB संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। AB और AB से गुणा करेंगे तो AB² और AC इंटू AD, ये पहली समीकरण। उसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज है ABC और DBC, इसमें भी हम दो चीज़ें ढूंढेंगे, ABC बड़ा त्रिभुज लिया और BDC ये छोटा वाला त्रिभुज लिया। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग दो चीज़ ढूंढेंगे और दोनों में फिर संगत भुजाओं का अनुपात है। तो एंगल B और एंगल D दोनों में 90 डिग्री हैं और एंगल C और एंगल C ये भी 90 डिग्री। अब फिर से BC का अनुपात क्या है DC और AC का अनुपात क्या है BC गुणा BC² AC इंटू DC। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ें तो AB² + BC² और AC इंटू AD और AC इंटू DC, दोनों में AC
कॉमन है तो बाहर रख देते हैं और ये ए डी प्लस डी सी ऐसे ही लिख देते हैं। अगर आप चित्र को देखें तो ए डी प्लस डी सी जो होगा, ए डी, यह ए डी और ये डी सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ए सी ही मिलेगा। तो इसकी जगह हम लोग ए सी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 28 का ये जो क्वेश्चन था, जो पाइथागोरस प्रमेय थी, बहुत सालों बाद पूछी गई, कंप्लीट होती है। और इसी में ही आपको अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, उसको भी देखते हैं कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से खड़े एक 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, से पर है सॉरी, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। अब आप देखिए, यहाँ बल्ब है और ये 360 सेंटीमीटर, यानी कि 3.6 मीटर का मतलब 360 सेंटीमीटर। तो अब इसकी जो परछाई होगी, जब यहाँ से ए से लेकर के डी तक जाती है, तो कितनी दूरी वो चली ये पता लगाना है। उसकी चाल क्या थी, 1.2, और कितना टाइम लगा, 4। तो आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस सूत्र से ए डी का मान आ गया 4.8 मीटर, यानी 480 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं कि जो छाया की लंबाई है, ये जो छाया है उसकी पड़ी है, वो है x। अब x है तो यानी बी डी बराबर x। फिर से हमने क्या करना है, एक जो बड़ा त्रिभुज है और एक जो छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, यानी बी डी ई और बी ए सी, इसमें भी दो चीज़ें ढूंढेंगे और इसको समरूप करेंगे। उसके बाद संगत भुजाओं का अनुपात, फिर हमारा वैल्यू जो x का है वो निकल करके आ जाएगा। ओके, तो ये एंगल बी और एंगल बी दोनों में उभयनिष्ठ है, और एंगल डी और एंगल ए दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर ये समरूप हो जाते हैं ए सर्वांग समता समरूप से। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखते हैं, बी ई के साथ बी सी, डी ई के साथ ए सी, बी डी के साथ ए बी। हमें यहाँ पे डी ई पता है 90 और ए सी पता है 360, बी डी पता है x, और ए बी देखिए, ए बी 480 प्लस x, तो ये कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया, तो x/480 प्लस x। अब इस 480 को 1 से गुणा कर देंगे और इस 4 को इधर गुणा कर देंगे, तो 480 प्लस x इक्वल टू 4x, यानी 3x इक्वल टू 480, x बराबर 480/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। लेकिन हमें पता क्या लगाना है कि 4 सेकंड बाद उस लड़की की लंबाई कितनी होगी, तो वो x ही है जो 4 सेकंड के बाद उसकी लंबाई थी, यानी कि x की वैल्यू जो होगी 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई वो 160 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर है 160 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन कई बच्चों ने किया भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी, एक किसान है उसके पास एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है, अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली, ये 10 मीटर व्यास है और 2 मीटर गहरी है, यानी कि 2 मीटर गहरी है और 10 मीटर व्यास, मतलब 5 मीटर इसकी जो होगी त्रिज्या होगी। एक पाइप से भरता है, इस पाइप से ये भर रहा है इसको, ठीक है, जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर और को जोड़ता हुआ है, और पानी की जो धारा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हम लोग पाइप से स्टार्ट करेंगे पहले। तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, 20/100। 20/100 क्यों किया, क्योंकि हमने मीटर में बदलना है। ये व्यास था, और व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है, यानी कि 1/10 मीटर। अब पानी की चाल कितनी दी हुई थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसको मीटर में बदल देंगे, मीटर प्रति घंटा में 3000 मीटर। मान लो पाइप द्वारा लिया गया समय है t, मतलब t समय में कितना पानी भरता है, ये सबसे पहले ये लगाएंगे। तो t समय में पाइप द्वारा भरा आयतन वो मान लेते हैं VT, टैप से जो हमने भरा है। तो VT बराबर क्षेत्रफल, V इक्वल टू एरिया इंटू टाइम डिस्टेंस, ठीक हो गया, V इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। अब एरिया πr², डिस्टेंस जो होता है यानी कि दूरी जो होगी चाल गुणा समय। चाल कितनी थी अभी निकाली थी हम लोगों ने, देखिए 3000 मीटर। समय हमें पता नहीं है t, और r की वैल्यू कितनी है 1/10, 1/10 का वर्ग 3000 इंटू टी, तो 1/10 का मतलब 100, ये कैंसिल हो गया, और इसको हल करके VT बराबर आ गया 30πt। अब बेलनाकार टंकी की तरफ चलते हैं, उसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन। तो इसका आयतन निकालने के लिए बेलनाकार टंकी का आयतन
त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 मीटर, गहराई कितनी दी हुई है 2 मीटर, टंकी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू एच, तो वी का वैल्यू कितना आ गया 50 पाई। हमारे पास अब 2 समीकरण आ गई। अब टी समय में पाइप द्वारा भरा गया आयतन और टंकी का आयतन बराबर होगा तो टी का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो वी टी बराबर वी, और वी टी आप निकाल चुके हो 30 पाई टी और वी 50 पाई, तो दोनों को बराबर कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल, तो टी बराबर 50/30 यानी कि 50/30, और अगर ये आवर है तो उसको मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा करोगे, और जब हल करेंगे तो टी का मान 100 मिनट। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 29 का वो 100 मिनट है। चलिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपने बहुलक ज्ञात करना था, क्योंकि बहुत इजी था। आपको ये वर्ग अंतराल और छात्र संख्या दी हुई थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 6, 14, 10, 15, 5, 10। आपको आदरणीय गुरुजी लोगों ने पढ़ाया भी होगा, बताया भी होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है 15, फिर उसके साथ ही F0, F1 और F2। ठीक है, बहुलक का सूत्र हल कैसे करना है, तो L, क्योंकि इसी को हम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है जिसमें F का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, L का वैल्यू 30, F1 का वैल्यू 15, F0 10, F2 का मान 5 और H का मान 10 इस बहुलक के सूत्र में हम लोग रखेंगे। तो इस तरीके से जब हम लोग रखेंगे, L का वैल्यू 30, F1 15 माइनस 10, 2 इंटू F1 आया था 15, 10, 5 और ये 10, 15 में से 10 किया 5, 15 दूनी 30 और माइनस 10 माइनस 5 कितना हो गया -15 इंटू 10 और 5 इंटू 10 50, 50/15 ये हो जाएगा 50/15 और 50/15 को हम लोग जब हल करेंगे तो आएगा 3.3, तो 3.33 आएगा और 33.33। तो इस तरीके से 33.33 इसका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट्स ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। और इसके दोनों जो 1 नंबर के और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप बाकी क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।